तो एक बार ग्रेविटेशन खत्म कर लेंगे हम लोग, क्योंकि ग्रेविटेशन छोटा सा ही है। ग्रेविटेशन बुक भी काफी कम है आपके सिलेबस में, सीबीएसई में काफी ज्यादा है, आपके में तो सिर्फ 1-1.5 पेज का ही है। तो एक एक करके देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। ग्रेविटेशन में हम बात करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, रादर देन सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की, दैट इज ग्रेविटी की। अर्थ का जो अट्रैक्शन है वो ग्रेविटेशन का ही पार्ट है, बट उसको स्पेसिफिकली हमने अलग नाम दिया है, ग्रेविटी। और ग्रेविटेशन इज अ मोर जनरल टर्म जो कि हमारे लिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आएगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? ये न्यूटन ने बताया था हमें कि दुनिया का, अर्थ, यूनिवर्स का हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। हर एक पार्टिकल, क्या लिखा था उसने? ऑल द पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, उसको, जो फोर्स है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और ये हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सीखने को मिलता है। उन्होंने क्या कहा कि लेट्स से हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल नंबर 1 जिसका मास है लेट्स से m1, और दूसरा पार्टिकल है पार्टिकल नंबर 2 जिसका मास है m2। दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट्स से दे रखा है आपको r। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, m1 m2 को अट्रैक्ट करेगा, m2 m1 को अट्रैक्ट करेगा। ऑब्वियसली अगर m1 ने m2 पे फोर्स लगाया तो m2 अपने आप m1 पे फोर्स लगाएगा ही लगाएगा, है ना? तो m1 ने m2 पे फोर्स लगाया, m2 ने m1 पे फोर्स लगाया। m1 पे ने m2 पे जो फोर्स लगाया उसको कहेंगे फोर्स ऑन 2 बाय 1। m2 ने जो m1 पे फोर्स लगाया उसको कहेंगे फोर्स ऑन 1 बाय 2। बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में सीधे सीधे कह सकता हूँ कि फोर्स ऑन 2 बाय 1 इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन 1 बाय 2, वेक्टर के फॉर्म में। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा पर मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, फोर्स ऑन 1 बाय 2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स फोर्स ऑन 2 बाय 1। या मैग्नीट्यूड में इक्वल है, सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड लिखोगे तो इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से मैंने माइनस लगाया। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से। इसको लेट्स से मैं एफ से रिप्रेजेंट करता हूँ। बार बार इतना कौन लिखेगा, मैंने इसको बोल दिया, लेट्स कॉल इट एफ। लेट्स, मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो एफ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, this force will be proportional to m1, it will also be proportional to m2, and it will be proportional to 1 by r square। इसकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है पर मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो इनको जोड़ के हम बोलेंगे फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। दिस इंप्लाइज जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट आएगा, फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू m1 m2 बाय r स्क्वायर। उस कांस्टेंट को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल जी से, कैपिटल जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये जो कैपिटल जी है इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या फिर कहना चाहिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल क्यों? क्योंकि ये कैपिटल जी किसी भी दो पार्टिकल के लिए सेम होता है। इस कैपिटल जी की वैल्यू होती है, कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप नहीं मिस कर सकते। ठीक है, ऑल्सो ये जो कैपिटल जी है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसको स्मॉल जी से कंफ्यूज ना करें। डू नॉट कंफ्यूज इट विथ स्मॉल जी। स्मॉल जी से इसे कंफ्यूज नहीं करना है।
ठीक है। इस न्यूटन्स ये जो फोर्स है इसके बारे में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें नोट कर लेनी चाहिए। उससे पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। आप ये जो मैंने लिखा है इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा। सर हो गया। हो गया? ठीक। अब देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है जिससे काफी क्लियरली एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए वो एग्जांपल मैं आपको बस दिखा दे रहा हूँ। बोला है कि अगर मैं दो बॉडीज लूं जिन दोनों का मास 1 किलो हो और उनके बीच में डिस्टेंस को मैं 1 मीटर रख दूं, तो उनके बीच में फोर्स कितना हो जाएगा? G m1m2/r², है ना? तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन, जो कि बहुत छोटा है ना? 1 किलो का मास कितना, वेट कितना होता है 1 किलो मास का? 10 न्यूटन होता है। ये 10⁻11 न्यूटन के बारे में बात कर रहा है, मतलब बहुत ही छोटे वेट के बारे में बात कर रहा है, बहुत ही छोटे फोर्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक। अब ये हो गया फोर्स। वही फोर्स अगर हम अर्थ और मून के बीच में निकालें, तो मून का मास इतना है, अर्थ का मास इतना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना है। अगर हम ये फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो आता है 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन, जो कि बहुत बड़ा है। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये दो ऑर्डिनरी बॉडीज के बीच में बहुत छोटा होता है, पर दो हेवनली बॉडीज के बीच में काफी बड़ा होता है। इनफैक्ट तब तक हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात नहीं करनी चाहिए जब तक कम से कम एक चीज, सन या प्लैनेट या आपका सैटेलाइट वगैरह ना हो। ठीक है। तो कम से कम कोई एक हेवनली बॉडी हो दो में से, तब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करेंगे तो मजा आएगा, नहीं तो फिर बेकार है इसके बारे में बात करना। इनफैक्ट हमें ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में और भी जानना, चीजें याद रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मतलब m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। It is significant between heavenly bodies but is insignificant between ordinary bodies because of small magnitude of g। g की वैल्यू बहुत छोटे होने की वजह से हेवनली बॉडीज के बीच में तो ये अच्छा खासा इफेक्ट डालता है, बट सिर्फ अगर आप दो ऑर्डिनरी बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे तो वो निग्लिजिबल होता है। अब इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? तो देखो, न्यूटन ने इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज करके हमारा हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ की तरफ नीचे गिरना, अर्थ का सन के अराउंड घूमना, मून का अर्थ के अराउंड घूमना, सारे प्लैनेट्स का सन के अराउंड घूमना, इन सब चीजों को एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है। सिर्फ इस फोर्स का यूज करते हुए, सिर्फ इस ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करते हुए। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द बेसिक ब्रेक थ्रू जिसकी वजह से साइंस में इतना बड़ा ग्रोथ हुआ है। ठीक है। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि जब उसने बताया, जो जब उसने एक्सप्लेन किया न्यूटन ने, तो लोगों ने बोला हाँ, हमें साइंस को परस्यू करना चाहिए, इसमें हम दुनिया के बारे में बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं जिसका कल को हम अपने फेवर में बहुत सारा यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास अगली चीज जो हमें पढ़नी है वो है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है। अब देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है दो बॉडीज के बीच में लगाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ तभी अगर दोनों बॉडीज पॉइंट ऑब्जेक्ट हो। अगर दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत अच्छे से वर्क करता है। किसी और शेप के ऑब्जेक्ट के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अच्छे से वर्क नहीं करता। कहने का मतलब, ये मास m1 बहुत छोटा, मतलब साइज छोटा हो, मास ज्यादा हो, दूसरा मास m2 भी अगर साइज छोटा हो, मास ज्यादा हो, तब ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो अच्छे से वर्क करता है, अच्छे से फॉर्मूला हमारा फिट होता है। पर अगर दोनों जगह एक एक, एक अगर आप डिस्क लेके बैठ जाओगे तो काम नहीं करता, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है। बट एक अच्छी बात यह है, जब हमने कैलकुलेशन करके देखा तो हमें पता चला कि जो चीज, जो लॉ
अगर न्यूटन्स लॉ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए भी सेम टू सेम तरीके से काम करता है। कहने का मतलब अगर दोनों स्फेयर हैं तब भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अच्छे से काम करता है, बस आपको जो डिस्टेंस है दोनों के सेंटर्स के बीच में लेना पड़ेगा। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अगर आपके ऑब्जेक्ट का साइज डिस्टेंस के मुकाबले बहुत छोटा हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अगर मैं अर्थ ले लूं तो अर्थ तो स्फेयर हो गया, ये अर्थ का सेंटर है, और यहाँ पे मेरे पास कोई ब्लॉक है, तो ब्लॉक तो बहुत छोटा है ना इन कंपेरिजन टू दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। हम जस्ट सरफेस से ऊपर है हमारा ब्लॉक, तो है ना। तो इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की जैसा हो जाएगा, और अर्थ तो स्फेरिकल है, तो यहाँ पर भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम कर जाएगा। तो इस चीज का यूज करते हुए हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, या चलो ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा अर्थ है, अर्थ का सेंटर, ये हमारा एक ब्लॉक जिसका मास स्मॉल एम है, अर्थ का मास ले लेता हूं मैं कैपिटल एम। इस ब्लॉक और अर्थ के सेंटर के बीच में डिस्टेंस है r, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। दिस रेडियस ऑफ अर्थ इज नथिंग बट 6400 kilometer, that is equal to 6.4 into 10 to power 6 meter, and mass of earth is 6 into 10 to power 24 kg। ठीक है, तो ऐसे में अगर मैं अर्थ और इस ब्लॉक के बीच का फोर्स निकालूं तो दैट फोर्स विल बी इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू g है 6.67 into 10 to power minus 11 into capital M is 6 into 10 to power 24 into small m बाय r स्क्वायर, मतलब 6.4 into 10 to power 6 का होल स्क्वायर। अगर आप इस पूरी चीज को कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू m टाइम्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका कैपिटल एफ हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा स्मॉल एम इंटू जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो फोर्स है 1 किलो पर जो अर्थ फोर्स लगाएगा वो कितना होगा 9.8 न्यूटन, उसका वेट कितना हो जाएगा 9.8 न्यूटन। ठीक है, इसी स्मॉल जी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, और इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके कैपिटल जी से डिफरेंट है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल के लिए छोड़ दें अर्थ के सरफेस के ऊपर तो वो सेम एक्सेलरेशन से नीचे गिरता है अर्थ की तरफ। दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने ये बात करी थी, इस बारे में चर्चा करी थी आपके मोशन चैप्टर में। ठीक है, अब आपको जबरदस्ती जो मैंने यहाँ कराया वही चीज दोबारा करके दिखा रहा है आपकी बुक, कि आपका स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन निकाल के दिखा रहा है। तो हम बोलेंगे यार फोर्स कितना होता है, स्मॉल एम जी होता है, और फोर्स जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर भी होता है। अगर हम इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर देंगे तो क्या मिलेगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी, स्मॉल एम से स्मॉल एम चला गया तो स्मॉल जी की वैल्यू आ जाएगी जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? अभी तक कोई दिक्कत? नहीं सर। सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, अच्छा, अगला पार्ट जो है मैं ऑलरेडी मोशन में कवर कर चुका हूं। अगर फ्री फॉल वाला केस है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी है, तो उस केस में किस तरीके से पार्टिकल नीचे गिरेगा ये सब हम पढ़ चुके हैं ना मोशन में, तो इसको दोबारा पढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है। मैं एक काम करूंगा, दोबारा से एक अलग से सेशन लूंगा जिसमें मैं आपको, या मैं नहीं लूंगा तो अरविंद सर ले लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराने के लिए। ठीक है, बट ये पोर्शन में ऑलरेडी थ्योरी में कवर कर चुका हूँ, मोशन की थ्योरी में। मैंने उसको बोला भी था कि आप लोगों के सिलेबस में शायद ये ग्रेविटेशन में आएगा, बट मैं आपको अभी कवर करके दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आई बात? यस हाँ सर। सर। तो पढ़ा हुआ है ना सब लोगों ने कि अगर स्मॉल जी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन तो कैसे ट्रीट करते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब
अगला टॉपिक हमारा है मास एंड वेट। देखो भाई, हम रियल लाइफ में बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं मास और वेट के यूज में। हम लोग बोलते हैं इस चीज का वजन कितना है, 1 किलो। अब ये बहुत ही गंदा स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि वजन को अंग्रेजी में कहते हैं वेट, और किलोग्राम यूनिट है मास की। ठीक है? तो इन दोनों चीजों के बीच में इस वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हम जनरल लाइफ में दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। बट जब आप साइंस में बात करोगे, जब आप सही तरीके से यूज करोगे इन चीजों को, तो दोनों चीजें डिफरेंट है। जैसे कि कैसे डिफरेंट है? जो मास है उसकी डेफिनेशन आपने बचपन में पढ़ी थी, मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स। कितना मैटर हमारे ऑब्जेक्ट बॉडी में है, उसको हम उसका मास कहते हैं। इसका ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है। ठीक है? इट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, अर्थ पे रखा हुआ है, मून पे रखा हुआ है, किसी और प्लैनेट पे रखा हुआ है, उस पर फर्क नहीं पड़ता कि उसका मास कितना होगा। ठीक है? पर अ, अब देखो, इसके बाद जो अगली बात कही है वो किसी भी तरीके से आपके लेवल पे नहीं है। ये इनफैक्ट मैंने भी नहीं पढ़ा कभी। मतलब मेरे को ये अनऑफिशियली पता है, बट मैंने कभी भी ऑफिशियली नहीं पढ़ा अपने सिलेबस में। बट फिर भी आपकी बुक में मेंशन कर दिया गया है, तो मैं भी आपको बता दे रहा हूँ कि आपका जो मास है वैसे तो कांस्टेंट होता है, बट मास एक पर्टिकुलर चीज पे डिपेंड करता है, वो है आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर। वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10⁻6 मीटर पर सेकंड ना हो जाए। अब 10⁻6 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है? आप सोचिए, 1000 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब अगर उस स्पीड से चलना शुरू किया तो ऑब्जेक्ट कश्मीर से कन्याकुमारी 3 सेकंड में पहुंच जाएगा। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है नहीं हमारे पास, इसलिए इन चीजों के बारे में हमें जानने की कोई जरूरत फिलहाल नहीं है। ठीक है? 10⁻6 मीटर पर सेकंड से ऊपर, 10⁻6 मीटर पर सेकंड से अगर चलेगा भी ना, तो उसका इफेक्ट आएगा 0.1% के आसपास, या 0.01% के आसपास। मास पे इफेक्ट इतना ही पड़ेगा। तो बेसिकली तब तक फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेबल ना हो जाए। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेबल हो जाती है, तब जाकर वेलोसिटी की वजह से मास चेंज होता है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आपके लेवल पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं, बस बुक में मेंशन कर दिया तो मैंने भी एक बार मेंशन कर दिया। बट ये आपके ना एग्जाम में आएगा, ना कोई आपसे पूछेगा, इसका ध्यान रखिए। वहीं जो वेट है, मास तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड इट इज अ कांस्टेंट। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट किलोग्राम है, और ये कांस्टेंट होता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए। ये फालतू वेलोसिटी वाली चीज ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक? अगला, वेट क्या होता है? तो वेट जो है, इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड वेट। अब इसी वजह से जब अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलग हो सकता है। मून के सरफेस पे रख दोगे तो मून अलग फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा सकता है। अगर जुपिटर पे रख दोगे तो अलग फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा सकता है। इस वजह से एक ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अर्थ के सरफेस पे अलग होगा, मून के सरफेस पे अलग होगा, जुपिटर के सरफेस पे अलग होगा। अगर आप सैटेलाइट में रख दोगे तो अलग हो सकता है, क्योंकि वो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस उसका बढ़ गया है। तो बेसिकली ग्रेविटी जो सॉरी वेट जो है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर भी डिपेंड करता है। इसलिए वेट और मास एकदम डिफरेंट है। वेट इज नथिंग बट फोर्स, और क्योंकि ये फोर्स है, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच एक्ट्स डाउनवर्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा, क्योंकि फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में मेजर कर सकते हैं। सीजीएस में इसकी यूनिट होगी डाइन, सबको पता है। ठीक है? वेट और मास में रिलेशन है कि वेट इज इक्वल टू mg। वेट इज इक्वल टू mg। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो कितना होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है बेटा? तो यहां से हम एक चीज और लिख सकते हैं कि जी का जो यूनिट है उसको न्यूटन पर किलोग्राम भी कर सकते हैं। समझ रहे हो? वेट इज इक्वल टू mg है ना, तो स्मॉल जी क्या हो गया? वेट का यूनिट न्यूटन, मास का यूनिट किलोग्राम, तो जी का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर किलोग्राम। ये भी इसका यूनिट हो सकता है। वैसे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो स्मॉल जी का यूनिट है ही है। ठीक है?
वेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक और यूनिट यूज करते हैं, किलोग्राम फोर्स। क्या यूज करते हैं? किलोग्राम फोर्स। 1 किलोग्राम का वेट 1 किलोग्राम फोर्स कहलाता है, और 1 किलोग्राम का वेट कितना होता है? 1 g, दैट इज 9.8 न्यूटन। तो 1 किलोग्राम फोर्स इज नथिंग बट 9.8 न्यूटन। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। क्लियर है ना नहीं एकदम? सर। ओके, तो कंपैरिजन ऑफ मास एंड वेट देखते हैं भाई। मास क्या होता है? इट इज मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर। वेट इज द फोर्स दैट अर्थ अट्रैक्ट्स, या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी। मास इज स्केलर क्वांटिटी, वेट इज वेक्टर क्वांटिटी। इसका मास का यूनिट किलोग्राम है, वेट का यूनिट न्यूटन है। मास यूज करने के लिए हम लोग बीम बैलेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बीम बैलेंस का। और वेट का यूज करने के लिए हम लोग स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं। ठीक है, वेट मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस यूज होता है, मास मेजर करने के लिए बीम बैलेंस यूज होता है। मास एक बॉडी के लिए कांस्टेंट होता है, वेट एक बॉडी के लिए वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। अलग अलग जगह पे अलग अलग वेट एक ही ऑब्जेक्ट का हो सकता है। इनफैक्ट मून पर जो वेट है वो 1/6 होता है। अर्थ के मुकाबले मून पर वेट 1/6 होता है। इसलिए अगर आप मून पे किसी तरीके से पहुंच जाते हो और जंप करते हो तो मून पे आप ज्यादा हाइट तक जंप कर सकते हो इन कंपेरिजन टू अर्थ। अगला है ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स। ये तो पढ़ चुके हैं ना, 1 किलोग्राम फोर्स। इसमें क्या वापस देखेंगे, छोड़ो इसको। ठीक है, चाहो तो एक बार देख लेना, अपनी किताब से पढ़ लेना, इसमें कुछ खास है नहीं। चैप्टर आपका खत्म ही हो गया। देखो इसके एक, तो अब आप लोग नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करके लाओगे। इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं ना, फोर्स वाले चैप्टर के, वो सारे आप सॉल्व करके लाओगे। नेक्स्ट क्लास में मैं उसको आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें आपको? नहीं सर। सर सर अरविंद सर सॉल्व करा दिए थे। सॉल्व करा दिए, चलो ठीक है। तो हमारे ये 3 चैप्टर खत्म, 2 चैप्टर खत्म होगा, 2 और 3। 1 आप लोगों ने बोला खुद से कर लोगे, है ना? अरविंद सर ने शायद 4th चैप्टर शुरू किया, राइट? हेलो, यस सर। यस सर। अरविंद सर ने शायद तक 4th चैप्टर शुरू किया, या बोला है कि 4th चैप्टर शुरू करेंगे, है ना? सर सर 4th चैप्टर अभी शुरू नहीं किया। ठीक है, सर चलो आज ही खत्म हो गया वो लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो 4th चैप्टर अरविंद सर शुरू करेंगे, और जो 4th चैप्टर पढ़ाएगा वही 5th चैप्टर पढ़ा सकता है। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा दोबारा से, बट अभी के लिए क्योंकि आप लोगों का हाफ ईयरली वगैरह में सिलेबस फंस जाता है, अलग अलग स्कूल्स का अलग अलग सिलेबस होने की वजह से, इसलिए अभी के लिए 4th चैप्टर कौन पढ़ाएगा? अरविंद सर पढ़ाएंगे। 5th चैप्टर कौन पढ़ाएगा? अरविंद सर पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। नो मैं सर। पढ़ाता नो हूँ सर। आपको हीट एंड एनर्जी। ठीक है, जिससे कि आप लोगों के हाफ ईयरली में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जब 2 जगह क्लासेस चल रही हैं तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी हाफ ईयरली आ गई, इतनी सारी क्लासेस कर ली, फिर भी आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है ना? कोई दिक्कत? नहीं। नो सर। नहीं सर। तो 4th और 5th चैप्टर आपको अरविंद सर पढ़ा देंगे, मैं 6th चैप्टर और 7th चैप्टर पढ़ा दूंगा। ठीक है, उसके बाद में 4th चैप्टर पढ़ाऊंगा, 6 और 7 पढ़ाने के बाद। ठीक है, ये अरविंद सर से मैंने डिस्कशन हो चुका इस बारे में। खैर, जब अगर आपको जरूरत नहीं, प्लीज अपना माइक। ठीक है, हाँ, तो मैं 6th चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, हीट एंड एनर्जी। ऐसा करने से हमारा सिलेबस जल्दी हो जाएगा। तो पेज नंबर 125। अच्छा, अरविंद सर ने उसके क्वेश्चन सारे डिस्कस कर दिए इस चैप्टर के, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के। हाँ सर न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे, क्वेश्चन नहीं। हाँ, न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स की बात करो। देखो क्वेश्चंस तो आपको हाँ खुद सर न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चंस तो आप खुद से लिखिए, बेटर रहेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स डिस्कशन हमारी तरफ से होगा हमेशा। क्वेश्चंस आप खुद से लिखेंगे, बेटर रहेगा। अरविंद सर आपका एक बार अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो अरविंद सर से बोल दीजिएगा, वो आपको डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? नो सर। ओके, तो हमारा अगला चैप्टर है हीट एंड एनर्जी। क्या है चैप्टर का नाम?
heat and energy. देखो, जो हीट है ना, इट इज बेसिकली ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी हम अलग अलग जगहों पे देखते हैं। देखिए, अगर आपके बुक के एग्जांपल्स को देखूंगा तो अगर मैं अपने पाम्स को रब करूं, अगर मैं अपने पाम्स को रब करूं तो एक हीट प्रोड्यूस होता है, मेरे हाथ गर्म हो जाते हैं, पाम्स गर्म हो जाते हैं, मतलब रब करने से चीजें गर्म होती हैं फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, अगर हम एक मेटलिक वायर में या किसी वायर में करंट फ्लो कराएं तो वो वायर गर्म हो जाता है। ठीक है, अ, कोयला जलाएं तो हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर आप अपने कभी आपने खुद से हैंड हेल्ड पंप से साइकिल में हवा भरी है, या वो हमारे जमाने में होता था, आजकल सब कुछ ऑटोमेटिक ही होता है सर? हाँ सर। भरी है। तो जब जब आप ऐसा करते हो तो क्या होता है ना, आपका पंप गर्म हो जाता है। ठीक है, क्यों? फ्रिक्शन की वजह से, बार बार पुश कर रहे हो, बार बार पुश कर रहे हो। बेसिकली हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो हीट जनरेट होती है। जब हमने हाथ को रब किया, हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग वर्क कर रहे हैं, वही वर्क हमें हीट की फॉर्म में मिल रहा है, फ्रिक्शन के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है, उसकी वजह से वायर गर्म हो रहा है, एनर्जी से हीट बन रहा है। मतलब बेसिकली हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर जब आप कोयले को जला रहे हो तो केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी को थर्मल एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, जब आप बाइसिकल को में हवा भर रहे थे, तब भी फ्रिक्शन की वजह से जो आपका मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था। सो हीट इज ईदर प्रोड्यूस्ड बाय डूइंग वर्क और बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी इन सम फॉर्म और अदर देन हीट। ठीक है, अब हीट एनर्जी होती क्या, हीट होता क्या है? बेसिकली हमें मालूम है कि हम दुनिया के हर चीज एटम्स और मॉलिक्यूल से बना हुआ है ना? क्या होता है, किसी भी चीज को अगर आप लोगे, चाहे आप सॉलिड फॉर्म में ले लो, चाहे लिक्विड फॉर्म में ले लो, चाहे गैस फॉर्म में ले लो, हर फॉर्म में हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उसके मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे, उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, ये हीट एनर्जी उस उन्हीं मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हीट एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेट करने वाली काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब क्या कर रहा था मैं, हीट एनर्जी, हाँ। बेसिकली हीट प्रोड्यूस करने का एक और तरीका हो सकता है कि देखा होगा आपने शायद, अगर आप एक आयरन रॉड पे जोर से थोड़ा मारो तब भी हीट प्रोड्यूस होती है, तब भी आयरन रॉड गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपने हथौड़ा मारा तो आयरन रॉड के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करने लगे, और एटम्स के वाइब्रेशन की एनर्जी, मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन की एनर्जी को ही हम हीट एनर्जी कह रहे हैं। ठीक है, अब ये हीट जो है, ये हम फील कब करते हैं? हाउ डू वी फील कि सब कोई कोई मतलब चीज हीटेड, किसी चीज को हीट एनर्जी मिली है? तो ये मालूम है, अगर हम किसी चीज को छुएं और वो गर्म लगे तो उसके पास ज्यादा हीट एनर्जी, अगर वो ठंडी लगे तो उसके पास कम हीट एनर्जी। बेसिकली हम हीट एनर्जी को जज करते हैं टेम्परेचर से।
टेम्परेचर और हीट को में काफी कंफ्यूजन होता है लोगों में, काफी कंफ्यूजन, बड़े हो जाते हैं, ठीक से एक्सप्लेन नहीं, अगर हल्का हल्का आइडिया हो भी तो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि थर्मल एंड हीट में और टेम्परेचर में क्या फर्क है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है, अभी से समझ लेना बहुत जरूरी है, ताकि आगे जाके अगर कोई आपसे ऐसी बात बोले, अच्छा साइंस के स्टूडेंट हो, हाँ बताओ तो जरा हीट और टेम्परेचर में क्या फर्क होता है, तो उस वक्त आपको बेशर्मी फील ना हो, मतलब आपको सॉरी शर्म फील ना हो, या आप बेशर्मी की तरह ये ना बोलना पड़े बेशर्म की तरह कि मुझे नहीं पता क्या करना जानते। क्या है हीट एनर्जी है, आपके मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन की एनर्जी है, और टेम्परेचर वो चीज है जो डिसाइड करता है कि एनर्जी किधर से किधर फ्लो करेगी। हीट एनर्जी हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। टेम्परेचर रफली, एग्जैक्टली नहीं है बट रफली एवरेज हीट एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। एग्जैक्टली मैं नहीं बोलूंगा, ये चीज एग्जैक्टली ट्रू नहीं है, बट कुछ हद तक समझने के लिए आप ऐसा देख सकते हो कि कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो टोटल एनर्जी है वो हीट है, और जो एवरेज एनर्जी है वो टेम्परेचर है। अब जहां पर एवरेज एनर्जी ज्यादा होगी वहां से कम एवरेज एनर्जी वाली बॉडी में हीट ट्रांसफर होगा, बट ये एग्जैक्टली ट्रू नहीं है। इसलिए मतलब मेरे को ये बोलते वक्त बहुत मैं हर साल ये चीज बोलता हूँ, पर बोलते वक्त बार बार ये बोलना भी मेरे लिए बहुत जरूरी है कि ये एग्जैक्टली ट्रू नहीं है। इट इज जस्ट फॉर डेवलपिंग और इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेम्परेचर। इनिशियली टेम्परेचर के लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ये चीज के अलावा आपके पास कोई और उपाय नहीं है। टेम्परेचर इज रफली, अगर आप समझोगे तो रफली इट रिप्रेजेंट्स एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, या इट इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। बट प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? टेम्परेचर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिसाइड्स कि हीट किधर से किधर फ्लो करेगी, दैट डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हीट हमेशा हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी तक फ्लो करती है। अगर किसी चीज के पास हीट एनर्जी ज्यादा है, किसी बॉडी को अगर मैं हीट प्रोवाइड करूंगा तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा, अगर मैं किसी बॉडी में से हीट निकाल लूंगा तो उसका टेम्परेचर फॉल करेगा। तो अगर एक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और एक बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो क्या होगा? अगर दोनों बॉडीज को मैं कांटेक्ट में लाऊं तो जिसके पास ज्यादा हीट है, ज्यादा टेम्परेचर है, उससे हीट निकल के कम टेम्परेचर वाले बॉडी तक जाएगा। ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर से हीट निकला तो इसका टेम्परेचर कम हुआ, कम टेम्परेचर वाले को हीट मिला तो इसका टेम्परेचर राइज किया। तब तक ऐसा होता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम सारी बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल होता है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर मैं एक वुडन ब्लॉक को और एक स्टील के रॉड को एक साथ एक जगह पे अगल बगल रख दूं या कांटेक्ट में रख दूं रात भर के लिए, तो सवेरे दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। सवेरे दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। मान लेते हैं सर्दी का मौसम है, दिसंबर का महीना है, मैंने दोनों को अगल बगल रख दिया, एक रात भर के लिए, एक लकड़ी को और एक एक वुडन स्टिक को और एक रॉड को, एक मेटलिक रॉड को और एक वुडन स्टिक को अगल बगल रख दिया। सवेरे दोनों का टेम्परेचर इक्वल होना चाहिए, पर आपने कभी नोट किया है सवेरे सवेरे अगर आप सर्दी के मौसम में नल को छुओ तो ठंडा लगता है और वुड ठंडा नहीं लगता? कभी नोट किया है ऐसा? मेरे ख्याल से नोट किया होगा ऐसा, क्योंकि बहुत कॉमन ऐसा होता है। सवेरे सवेरे अगर आप उठ के वॉशरूम जाते वक्त अगर आप नल को छुओ तो वो एकदम से ठंडा लगता है सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में नहीं होता, सर्दी के मौसम में। ऐसा क्यों होता है? वहीं पे अगर मैं प्लास्टिक के स्विच को छूं या मैं वुडन स्टिक को छूं तो वो उतना ठंडा नहीं लगता, जबकि नल ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है? कोई बताएगा मुझे? क्या नल का टेम्परेचर कम है? क्या आपके मेटलिक बॉडी का टेम्परेचर कम है? सर हाँ सर मेटल सर का ड्यू टू टेम्परेचर कंडक्टिविटी। जल्दी डिक्रीज हाँ, करता है। क्या है? दोनों का टेम्परेचर बराबर है, दोनों का टेम्परेचर मान लेते हैं 5 डिग्री सेल्सियस, पर क्योंकि मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जब आपने मेटल को छुआ
तो वो आपकी बॉडी के अंदर से बहुत तेजी से हीट एनर्जी को लेके गया, तो आपको लगा ये ठंडा है। वहीं अगर आपने क्या बोलते हैं इसको, वहीं अगर आपने वुडन स्टिक को छुआ, तो क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, वो आपकी बॉडी के अंदर से हीट को तेजी से नहीं खींचेगा, और इस वजह से वो आपको उतना ठंडा नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आई बात? बेसिकली हम जब किसी चीज को छू कर उसका टेम्परेचर जज कर रहे होते हैं, ये बहुत ही गलत तरीका है किसी चीज के टेम्परेचर को जज करने का, क्योंकि टेम्परेचर से ज्यादा आप उस ऑब्जेक्ट की कंडक्टिविटी जज कर रहे हो। ठीक है, तो किसी चीज को छू कर टेम्परेचर मेजर करना सही बात नहीं है। टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या यूज करना चाहिए? थर्मोमीटर यूज करना चाहिए। ठीक है, या फिर आजकल तो थर्मल स्कैनर आते हैं, उसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना? एक सेकंड। तो मैं बात कर रहा था हीट की और टेम्परेचर की। तो हीट एनर्जी है और टेम्परेचर वो चीज है जो डिसाइड करता है कि हीट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। जिस चीज का टेम्परेचर ज्यादा होगा, वहां से हीट कम टेम्परेचर वाली बॉडी में फ्लो करना पसंद करेगी। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि हम हीट को और टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं, मेजर किस यूनिट में करते हैं। ठीक है, तो यूनिट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, यूनिट्स ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। देखो भाई, हीट की एक यूनिट होती है कैलोरी। ठीक है, कैलोरी या किलो कैलोरी बोल सकते हो। अब देखो, कैलोरी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल सी एल से। किलो कैलोरी को किलो कैल भी बोल सकते, के सी एल भी लिख सकते हैं, या फिर कैपिटल सी एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब अगर कैपिटल सी एल लिखा हुआ है, इसका मतलब है किलो कैलोरी, स्मॉल सी एल लिखा मतलब कैलोरी। ठीक है, समझ में आई बात? ये ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ये पहली यूनिट है, दिस इज योर कॉमन यूनिट। दूसरी यूनिट हीट की है आपकी जूल, क्योंकि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो इसका जो दूसरा यूनिट है वो क्या है? जूल। बेसिकली 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, या फिर आप कह सकते हो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 किलो जूल। 4.18 की जगह 4.2 भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, दूसरी यूनिट है, सॉरी दूसरा हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर की यूनिट्स के बारे में। तो टेम्परेचर की सबसे पहली यूनिट है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस जो यूनिट है, ये हमने डिफाइन किया है ऑन बेसिस ऑफ वाटर, बाय कीपिंग इन माइंड वाटर। पानी को ध्यान में रखते हुए हमने ये टेम्परेचर का यूनिट डिसाइड किया है। क्यों? क्योंकि जल ही जीवन है। हमने बोला एक काम करते हैं, पानी जब जिस टेम्परेचर में पानी फ्रीज होता है, जिस टेम्परेचर में पानी आइस में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। लेट्स कॉल फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड जिस पॉइंट पे टेम्परेचर बॉयल होता है, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, लेट्स कॉल इट 100 डिग्री सेल्सियस। और बीच में एक एक डिग्री पे अलग अलग टेम्परेचर लिखते जाओ, है ना? तो डिग्री सेल्सियस को हमने वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का यूज करके डिफाइन किया है। दूसरा यूनिट टेम्परेचर का है, जो ऐसा यूनिट है, वो है केल्विन। केल्विन को हम लोग कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो केल्विन में बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा फंडा है। आपका जो
x डिग्री सेल्सियस है, दैट इज इक्वल टू 273 प्लस x केल्विन। सिंपल, डिग्री सेल्सियस वाला ही यूनिट है, बट क्या है ना, जो डिग्री सेल्सियस में आंसर है उसमें 273 ऐड कर दो, केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखिएगा, x डिग्री सेल्सियस 273 प्लस x केल्विन है। मान लो किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर x डिग्री से चेंज होके y डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, तो y डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो गया, कितना केल्विन हो जाएगा, 273 प्लस y केल्विन, है ना। तो यहां पर अगर मैं चेंज इन टेम्परेचर लिखूंगा, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, x डिग्री सेल्सियस से y डिग्री सेल्सियस, दैट मींस फाइनल टेम्परेचर y माइनस इनिशियल टेम्परेचर x डिग्री सेल्सियस, एंड इट इज आल्सो इक्वल टू, मैं फाइनल टेम्परेचर केल्विन में से इनिशियल टेम्परेचर इन केल्विन सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या हो जाएगा, 273 प्लस y माइनस 273 प्लस x केल्विन, दैट इज इक्वल टू y माइनस x केल्विन। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, जब हम चेंज इन टेम्परेचर लिख रहे हैं तो डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में सेम आंसर आएगा। y माइनस एक्स अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज इन टेम्परेचर है तो y माइनस एक्स केल्विन में भी टेम्परेचर आएगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब जो, अगर आप सिर्फ टेम्परेचर लिख रहे होगे तो वो डिग्री सेल्सियस में अलग होगा, केल्विन में अलग होगा, पर चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में सेम होगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप सब लोग। समझ में आया कि नहीं आया ये वाला पार्ट? अगर नहीं आया तो अभी बता दो। सबको समझ में आ गया? ओके, तीसरी यूनिट आपके टेम्परेचर की क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या यूनिट है तीसरी वाली, डिग्री फ़ारेनहाइट। अब डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, बेसिकली ये अब पता नहीं कहाँ से आया, किसने बनाया ये यूनिट, बट फिर भी यूज होता है। अपने इंडिया में तो बहुत कम यूज होता है, बट यूएसए में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो हमको ये भी पढ़ना होगा। बेसिकली डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर x डिग्री सेल्सियस है, तो x डिग्री सेल्सियस को अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले तो इसको 9/5 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें 32 ऐड कर दो, इतना डिग्री फ़ारेनहाइट वो टेम्परेचर होगा। कहने का मतलब, अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस ले लूं, तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0 हो गई, ये हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस ले लूं, तो 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो कितना हो जाएगा, 9/5 इंटू 100 दैट इज 180 प्लस 32 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी हम ध्यान रखेंगे। बेसिकली x डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखेंगे तो काम हो जाएगा। अब कई लोग बोलते हैं सर लेकिन अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखा है उसको डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेट्स से मेरे पास y डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसको मैं डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, y में से सबसे पहले 32 सब्ट्रैक्ट करूंगा, उसके बाद इसको 5/9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि बताइए 122 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू कितना है, तो क्या बोलोगे, 122 डिग्री में फ़ारेनहाइट में से पहले 32 सब्ट्रैक्ट करो, 122 है 122 है, ठीक है, 122 माइनस 32 करो, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दो 5/9 से, दैट ये आ जाएगा 90, 90 इंटू 5/9 इज 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये टेम्परेचर की यूनिट समझना बहुत जरूरी है। 3 स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, तीनों यूनिट्स हमें जानना जरूरी है, इसलिए आप एक बार इसको कॉपी कर लेंगे। अगर आपसे बोले कि नहीं इतना डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करिए, तो क्या करना, पहले उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना, फिर उसमें से 273 ऐड कर देना उसमें, तो आपको केल्विन में मिल जाएगा। डायरेक्टली डिग्री फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करना, मैं आज तक नहीं किया कभी किसी भी क्वेश्चन में, क्यों करूं, बेवकूफ थोड़ा ना हूं। ठीक है, चलो फटाफट कॉपी कर लो।
अच्छा, ये चैप्टर तो किसी और ही लाइन पे निकल गया। कॉपी हो गया? हाँ सर। अच्छा, मैंने चैट क्यों नहीं ऑन कर रखा है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक बार फिर से टेम्परेचर और हीट के बीच में डिफरेंस देख लेंगे और आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। हीट के बारे में इस चैप्टर में बहुत बहुत कम है, बस इतना ही है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद खत्म ही हो जाएगा। बस थर्मल एक्सपेंशन देखेंगे, खत्म हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा है हीट। उसके बाद हमें बस उसके बाद हमें खाली एनर्जी के फ्लो के बारे में, बेसिकली सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपका क्लास 10th में चैप्टर है, सीबीएसई में वही आपका क्लास 9th में सेम टू सेम है, कुछ और नहीं है इसमें। ठीक है, चलो। तो हीट मेरे ख्याल से आप लोग पढ़ नहीं पा रहे होगे, ये बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ आपकी बुक में। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ और अच्छे से, फिर भी शायद ही पढ़ पाओ, तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। आप लोग अगर बुक लेके बैठे हो तो उसमें से पढ़ लेना। हीट और टेम्परेचर के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स का जो रैंडम मोशन है, उस रैंडम मोशन की वजह से जो एनर्जी है, उसको हम हीट एनर्जी कहते हैं। जबकि टेम्परेचर इज द क्वांटिटी व्हिच टेल्स द थर्मल स्टेट ऑफ ए बॉडी, दैट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर देख के हम बताते हैं कौन सी बॉडी गर्म है, कौन सी बॉडी ठंडी है। इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट ऑन कीपिंग द टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स इन कांटेक्ट। मतलब कि अगर हम दो बॉडीज को कांटेक्ट में रखें अलग अलग टेम्परेचर वाली, तो टेम्परेचर ही वो चीज है जो कि बताएगा कि हीट किधर से किधर फ्लो करेगा। हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ऐसा यूनिट का हीट का ऐसा यूनिट जूल है, जबकि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट डिग्री सेल्सियस नहीं है, केल्विन है। मैं 2 बार बोल चुका हूँ, एक बार और सुन लो। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट डिग्री सेल्सियस नहीं है, केल्विन है। ठीक है, और केल्विन में कैसे निकालते हो टेम्परेचर? x डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू x प्लस 273 केल्विन। असली में 273.18 या 273.2 होता है, बट 273 में भी काम चल जाएगा। अगला, the amount of heat obtained in a body depends on mass, temperature and material of body. बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट के पास हीट कितना है, टोटल हीट कितना है, ये डिपेंड करता है उसके मास पर, उसके टेम्परेचर पर और उसके किस किस सब्सटेंस का वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है इस पर भी। जबकि टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल ड्यू टू इट्स रैंडम मोशन, ड्यू टू देयर रैंडम मोशन। रैंडम मोशन की वजह से जो एवरेज एनर्जी है वो टेम्परेचर डिसाइड करेगी। जबकि आपका हीट कौन डिसाइड करेगा? टोटल एनर्जी। ठीक है, हीट इज मेजर्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री का एक सिस्टम होता है जो आपके सिलेबस में 9th में नहीं है, 10th में है। कैलोरीमेट्री का यूज करके हम लोग हीट मेजर करते हैं। जबकि टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें सिंपली एक थर्मोमीटर लगता है। दो बॉडीज जिनके पास सेम अमाउंट ऑफ हीट है, अलग अलग टेम्परेचर उनका हो सकता है।
ठीक है, उसी चीज को उल्टा करके उधर लिख दिया कि टू बॉडीज एट सेम टेम्परेचर में हैव डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ हीट इन देम, मतलब बात एक ही है। अगला पॉइंट, हाँ, when two bodies are placed in contact the total amount of heat is equal to sum of heat of individual bodies। मतलब कहने का क्या है, मान लेते हैं एक क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, दूसरी क्लासरूम में 50 बच्चे। आपके स्कूल में 2 सेक्शन है आपकी क्लास के, दोनों सेक्शन में 50-50 बच्चे हैं। मैथ्स का एग्जाम हुआ, सबके मार्क्स आए, उन 50 बच्चों ने मिलकर जो टोटल मार्क्स स्कोर किए थे सेक्शन ए में, 50 स्टूडेंट्स ने मिलकर टोटल मार्क्स जो स्कोर किए थे, दैट वाज 50 स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स थे लेट्स से 4000। सेक्शन बी में भी जो 50 स्टूडेंट्स थे उनके टोटल मार्क्स थे 4000। ठीक है, तो अगर मैं दोनों सेक्शंस को मिलाकर एक ही क्लास में बिठा दूं तो पूरे दोनों सेक्शन को मिला के जो क्लास बनेगी उसमें टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 4000 प्लस 4000 8000 हो जाएंगे, है ना। पर बताइए इस सेक्शन ए में एवरेज मार्क्स कितने थे 50 स्टूडेंट्स के, अगर आप जोड़ोगे तो 4000 बाय 50 यू विल गेट 80, और इसमें भी क्या होगा 80 होगा। अगर मैं दोनों सेक्शन को मिला के भी बिठा दूं तो एवरेज मार्क्स कितने होंगे, 8000 टोटल मार्क्स हो गए अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100, दैट इज इक्वल टू फिर से कितना आया 80 आया। समझ में आई बात। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रख दोगे तो जो टोटल हीट होगा वो दोनों बॉडीज के इंडिविजुअल हीट के सम के बराबर होगा, बट टेम्परेचर के साथ ऐसा नहीं है। टेम्परेचर जो है ये टोटल, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने एक ऑब्जेक्ट को 20 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया, दूसरा ऑब्जेक्ट को भी 20 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया, दोनों को उठा के एक डब्बे में डाल दिया तो टोटल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर दोनों को कांटेक्ट में रखते हो, मान लीजिए एक 20 डिग्री सेल्सियस दूसरा 30 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों को कांटेक्ट में रखोगे, दोनों हीट एक्सचेंज करेंगे, अल्टीमेटली दोनों बीच में कोई टेम्परेचर पे आ जाएंगे, 20 और 30 के बीच के किसी टेम्परेचर पे आएंगे, 20 प्लस 50 पर नहीं जाएंगे। बीच में एग्जैक्टली क्या होगा ये डिपेंड करता है कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा है कौन सा ऑब्जेक्ट छोटा है, कौन से ऑब्जेक्ट का एक और चीज होता है स्पेसिफिक हीट, वो ज्यादा है किसका कम है। स्पेसिफिक हीट अभी आपके क्लास 9th में नहीं है इसलिए मैं अभी इस पे नहीं जाऊंगा। ठीक है बेटा, तो ये आपके हीट और टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस भी हो गया। अगर आपका पिछला वाला चैप्टर दैट इज फोर्स अच्छे से कंप्लीट हो चुका है तो एक बार हीट में मैंने जितना पढ़ाया है उसकी रीडिंग लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं थर्मल एक्सपेंशन खत्म करते हुए एनर्जी पे चला जाऊंगा, और काफी मतलब छोटा ही चैप्टर है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास के बाद 2 क्लास और लगेगी, ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी आसान है, वो भी हम आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो फिर अभी के लिए क्लास ओवर है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे और आगे तक पढ़ाई करेंगे। बाय एवरीवन, गुड नाइट, अच्छे से पढ़िएगा, अगली क्लास में मिलते हैं। बाय सर। बाय बेटा।